अब इसमें असंतृप्त बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ अल्फा कार्बन देखते हैं। तो इसमें अल्फा कार्बन क्या है, सी, ये बीच वाला अल्फा कार्बन है और इसमें कोई भी हाइड्रोजन जुड़ा है, नहीं जुड़ा है। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन की संख्या क्या है, 0 है। ठीक है, तो इसका स्टेबिलिटी क्या होगा, इन तीनों से सबसे कम होगा। जिसमें अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी ज्यादा होगी उसका से अधिक। समझ में आया? अब आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं इसका कारण। ठीक है, घटते हुए स्थायित्व का कारण यह है कि उपयुक्त एल्किनों में अल्फा हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या क्या होती है, क्रमशः घटती जाती है। तो एग्जाम्पल में हम लोग समझे हैं, क्या बोला गया है कि घटते हुए स्थायित्व के क्रम में क्या है, उपयुक्त एल्किनों में जो अल्फा कार्बन के साथ अटैच्ड अल्फा कार्बन के साथ अटैच्ड अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है ना, उसकी संख्या क्या होती है, घटते जाती है। तो पहले देखते हैं, पहले में 3 अल्फा हाइड्रोजन परमाणु है, दूसरे में 2 और तीसरे में 1, चौथे में एक भी अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं है। यही कारण है इसकी लेस स्टेबिलिटी का, क्योंकि इसमें एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। और प्रोटीन सबसे मोर स्टेबिलिटी है, क्योंकि इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, अब हाइपर कॉन्जुगेशन के कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं। ठीक है ना, कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है। तो फर्स्ट है हाइड्रोजनीकरण उष्मा। ठीक है ना, हाइड्रोजनीकरण उष्मा, हीट ऑफ क्या है, हाइड्रोजनेशन। ठीक है, एथिलीन व प्रोपलीन, ठीक है, कि हाइड्रोजनीकरण उष्माएं क्रमशः कितनी कितनी है, 32.8 व 30.1 किलो कैलोरी पर मोल है, जबकि दोनों में समान परिवर्तन होता है। ठीक है ना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्लस हाइड्रोजनीकरण करना है तो H2 से क्या करेंगे, रिएक्शन कराएंगे। ठीक है ना, तो इसमें कार्बन, एक एक कार्बन के साथ एक एक कार्बन हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, अट हो जाएगा और बनता है CH सिंगल बॉन्ड CH। ठीक है, अतः प्रोटीन एथिलीन में 32.8, 30 माइनस क्या है, 30.1 को माइनस करते हैं तो कितना आता है, 2.7 किलो कैलोरी पर मोल की ऊर्जा से क्या है, अधिक स्थायी है। देखिए, जो प्रोटीन है वो एथिलीन से क्या है, एथिलीन व प्रोपलीन की हाइड्रोजनीकरण होता है, तो प्रोपलीन एथिलीन में इतना घटाए हैं तो क्या होता है, से अधिक स्थायी होता है। ठीक है, कितने से, 2.7 किलो कैलोरी से पर मोल है। ठीक है, क्योंकि प्रोपीन में ही अति संयुग्मन संभव है, एथिलीन में अति संयुग्मन संभव नहीं है। ये एथिलीन है डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो एथिलीन में एक ही कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, इसमें कोई अल्फा कार्बन नहीं जुड़ा है। ठीक है ना, तो इसमें क्या हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं हो सकता है। जबकि प्रोपलीन, प्रोपलीन में दिया है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें ये वाले ग्रुप में अनसैचुरेटेड ग्रुप में जुड़ा है क्या, अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जुड़े हुए क्या है, 3 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है ना, तो इसका बॉन्ड रेजोनेंस के अनुसार क्या करता है और मोर स्ट्रक्चर बताता है। ठीक है, जिसके कारण यह मोर स्टेबल होगा और एथिलीन लेस स्टेबल होगा, क्योंकि इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन संभव नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं, वेट करो, उतर जाऊं। 5 मिनट वेट करो।
अब इसका सेकंड अनुप्रयोग देखते हैं क्या है। बॉन्ड लेंथ, आबंध लंबाई। संयुग्मन की तरह अति संयुग्मन में भी एक बॉन्ड होता है, ठीक है ना। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड का लक्षण एवं ट्रिपल बॉन्ड का एक गुण प्राप्त होता है, ठीक है। उदाहरण के लिए कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कितना होता है, 1.54 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। की जगह इसका बॉन्ड कितना हो जाता है, 1.49 एंगस्ट्रॉम। तथा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कितना होता है, 1.33 एंगस्ट्रॉम के स्थान पर 1.32 एंगस्ट्रॉम हो जाती है, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन के क्या कारण क्या होता है, इसमें बॉन्ड की जो लेंथ है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ कितना होता है, 1.54 एंगस्ट्रॉम होता है, जो घट करके कितना हो जाता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ हो जाता है 1.49 एंगस्ट्रॉम हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ आवाज ठीक से नहीं आ रही सर। नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा, चेक करिए, नेटवर्क वाले स्थान में बैठ जाइए, ठीक है ना। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ कितना होता है, 1.33 एंगस्ट्रॉम होता है एक्चुअल में, ठीक है। लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण क्या हो जाता है, इसका बॉन्ड लेंथ कम हो जाता है, 1.33 ना हो करके 1.32 एंगस्ट्रॉम हो जाता है। तो इसका इफेक्ट इसमें भी पड़ता है, ठीक है ना, बॉन्ड लेंथ में। अब देखते हैं हम लोग तीसरा, ठीक है ना, द्विध्रुव आघूर्ण डाइपोल मोमेंट। जैसे कि हम लोग जानते हैं ओलिफिन तथा एल्डिहाइड के उच्च द्विध्रुव आघूर्ण होता है, ठीक है ना। ओलिफिन और एल्डिहाइड में, ओलिफिन कहने का मतलब है CnH2n, ये वाला प्रोडक्ट क्या कहलाता है, ओलिफिन कहलाता है, ठीक है। और एल्डिहाइड C डबल बॉन्ड OH, ये क्या है, ऑनलाइन हो रहा है, एक मिनट रुकना है, वो नहीं पता यार। ठीक है ना, क्लास हो रहा है ना, ठीक है ना। द्विध्रुव आघूर्ण, ओलिफिन तथा एल्डिहाइड में उच्च द्विध्रुव आघूर्ण होता है, ठीक है, जिसकी व्याख्या हम किसके द्वारा कर सकते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन की मदद से हम लोग कर सकते हैं। स्थानिक एवं विस्थानिक रासायनिक बंध, ठीक है, लोकलाइज्ड एंड डिलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड्स, ठीक है। कुछ कार्बनिक अणुओं को प्रायः किसी एक लेविस संरचना, ठीक है, सिंगल लेविस स्ट्रक्चर के द्वारा उसके सभी आबंधों को पूर्ण रूप से समझाया नहीं जा सकता है। यह सूत्र उस कार्बनिक अणु के समस्त तथ्यों एवं गुणों का स्पष्टीकरण भी करता है। जैसे मेथिल एल्कोहल को निम्नलिखित सूत्र द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। मेथिल एल्कोहल को कैसे लिखें हैं, मेथिल एल्कोहल CH3OH होता है, इसका लेविस स्ट्रक्चर क्या है, ये है, इसको हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें कहा गया है कि कोई भी कार्बनिक अणुओं का सभी गुण को हम लोग एक ही स्ट्रक्चर से क्या नहीं कर सकते हैं, शो नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके सभी गुणों का व्याख्या करने के लिए हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। जैसे कि मेथिल एल्कोहल का स्ट्रक्चर ये दिया गया है। कि बहुत से यौगिक का केवल एक ही
संयोजकता आबंध सूत्र द्वारा उसके समस्त तथ्यों का स्पष्टीकरण नहीं हो पाता। उसी चीज को फिर से बताया गया है, ठीक है ना। उस अणु या आयनों के लिए दिया गया सूत्र का प्रदर्शन सही नहीं होता है। ऐसे यौगिकों में एक या अधिक बंधी कक्षक बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऐसे होते हैं जो केवल दो परमाणुओं के बीच स्थित न होकर के एक कक्षक के 3 या 4 परमाणु तक फैले रहते हैं। इस प्रकार के बॉन्डिंग को विस्थानीकृत या डिलोकेलाइज्ड बॉन्ड्स कहते हैं, ठीक है। क्या बोला गया है, जो केवल दो परमाणुओं के बीच स्थित न होकर के ये कक्षक के 3 या 4 परमाणुओं तक फैले रहते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार के बॉन्डिंग को क्या बोलते हैं, डिलोकेलाइज्ड बॉन्ड बोलते हैं। उदाहरण के लिए है 1,3-ब्यूटाडाइन तथा बेंजीन में डिलोकेलाइज्ड बॉन्ड होते हैं, ठीक है। 1-ब्यूटीन का हाइड्रोजनीकरण उष्मा -3.1 किलो कैलोरी पर मोल होता है। यदि द्विबंध की संख्या 2 जैसे कि 1,4-पेंटाडाइन में, तो यह उष्मा 2 गुना हो जाती है, ठीक है। इसमें दिया है 1,4-पेंटाडाइन, इसमें इसका उष्मा क्या हो जा रहा है, जस्ट 2 गुना बढ़ जा रहा है। इसमें कितना था, -30.1 किलो कैलोरी पर मोल, लेकिन इसका द्विबंध की संख्या 2 है, तब इसमें क्या हो जाता है, इसका ये डिलोकेलाइज्ड बॉन्ड में एनर्जी हाइपर कॉन्जुगेशन के द्वारा यह जस्ट एनर्जी इसका बढ़ जाता है, ठीक है ना। जस्ट डबल है 60.5 किलो कैलोरी पर मोल, परंतु 1,3-ब्यूटाडाइन संयुग्मित डाइइन में यह उष्मा कम हो जाती है। 1,4-पेंटाडाइन में यह क्या हो गया, जस्ट डबल हो गया, ठीक है ना। लेकिन 1,3-ब्यूटाडाइन में यह क्या हो जाता है, कम हो जाता है। हाइड्रोजनीकरण उष्मा में यह अंतर लगभग 3.6 किलो कैलोरी पर मोल होती है, जो अणु को स्थायित्व प्रदान करता है। यह ऊर्जा उसकी अनुनादी ऊर्जा कहलाती है। यह ऊर्जा क्या कहलाता है, हाइपर कंजुगेशन में जो स्ट्रक्चर का क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग होता है, यह यौगिक को क्या देता है, स्टेबिलिटी प्रदान करता है, ठीक है ना। इस ऊर्जा को हम लोग क्या ऊर्जा बोलते हैं, अनुनादी ऊर्जा बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ देखो इस चीज को बताया गया है 1,3-ब्यूटाडाइन। 1,3-ब्यूटाडाइन में 1 पोजीशन पर और 3 पोजीशन पर क्या है, डबल बॉन्ड है, ठीक है ना। और यह क्या होता है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के कारण क्या हो जाता है, सिंगल बॉन्ड में क्या हो जाता है, रेजोनेटिंग हो जाता है, ठीक है। तो इसका एनर्जी कितना है, -56.6 किलो कैलोरी, ठीक है। उसी प्रकार 1-ब्यूटीन, ये दूसरा देखते हैं 1-ब्यूटीन में, इसमें 1 पोजीशन में क्या है, डबल बॉन्ड है, जो कि हाइपर कंजुगेशन द्वारा क्या हो जा रहा है, सिंगल बॉन्ड में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसमें इसका एनर्जी क्या हो जाएगा, जस्ट डबल हो जाएगा, जो अनुनादी एनर्जी है वो डबल हो जाता है। क्या है, -30.1 किलो कैलोरी था, वो कितने हो गया, जस्ट 2 गुना हो गया, तो -60.2 किलो कैलोरी हो गया, ठीक है। अब इसी को इसमें दर्शाया गया है, रेजोनेंस एनर्जी ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइन इज इक्वल टू 60.2 किलो कैलोरी माइनस, ठीक है, 56.5 किलो कैलोरी, तो कितना आया,
3.6 किलो कैलोरी। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अनुनादी एनर्जी। रेजोनेंस क्या है? ये एनर्जी है। ठीक है। अब आगे देखते हैं 1,3-ब्यूटाडाइन के स्थायित्व के दो कारण हैं। ठीक है। 1,3-ब्यूटाडाइन स्थायित्व क्यों है, इसके दो कारण मिलते हैं। प्रथम ये कि एकल बंध के बनने में कक्षकों का संकरण तथा दूसरा अनुनाद। पहला कारण क्या है कि एकल बंध बनते हैं, ठीक है ना, उसमें कक्षकों का क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन होता है। तथा दूसरा कारण क्या है? उसमें रेजोनेंस होता है। अनुनाद के कारण यह संयुग्मित डाइइन किसी विगलित डाइइन से अधिक स्थायित्व होता है। ठीक है ना। अनुनाद का मतलब यह है कि यौगिक में इलेक्ट्रॉन डिलोकेलाइज्ड है। इसमें पाई इलेक्ट्रॉन